चलिए, तैयार है आप लोग? 10 जनवरी 2023 का पेपर शुरू करते हैं, फटाफट इसको कर लेते हैं। प्रथम प्रश्न है, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाती है? मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाती है? ऑप्शन देखिए, समझ में आएगा कि क्या कह रहा है। बालावस्था और किशोर अवस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील है। बात सही है। बालावस्था से लेकर के किशोर अवस्था तक मस्तिष्क नमनीयता, बोले तो नया नया चीज उसमें सीखता है। उत्तर आपका ए होगा। ठीक है। और यहाँ बी बोला कि एक समान दर, इसलिए गलत है। और केवल है, और डी में आपका प्रभावित नहीं करता, ये गलत है। चलिए अगला प्रश्न है, फटाफट हो जाएगा। किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत क्या होता है का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गलत बोल दिया। एक जटिल तरीका से पारस्परिकता द्वारा विकास के रूप में रूप देते हैं, बात सही है। ये जटिल तरीका ही है विकास। और कभी पारस्परिकता नहीं करते, यहाँ पे नहीं लगा दिया है। और डी में बोला है कम प्रभाव डालते हैं, ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, ट्रिक लगाते चले ताकि किसी को परेशानी ना हो। बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ डैश से पाता है, माता पिता या परिवार आपको उसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करते हैं? हम लिखवाए थे, संकेत की बात करेगा हमेशा पूर्व संक्रियात्मक जाएगा, समझे। संकेत की बात करेगा तो पूर्व संक्रियात्मक जाएगा, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। लिख भी सकते हैं, संकेत लिख के पूर्व संक्रियात्मक, ऐसे बेटर बन जाता है नोट्स। जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती है? हाँ, यही है स्कीमा। और ये चीज को याद रखिए, मस्तिष्क में जो ज्ञान की व्यवस्थित संरचना है उसको क्या कहते हैं? स्कीमा, या सूचना का छोटा पैकेट। मस्तिष्क विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्नलिखित में किसने की है? चलिए, समीपस्थ विकास की बात कभी भी कहेगा ना, समीप में विकास, तो समीप में क्या है? तो आपके परिवार है, समाज के लोग हैं। तो इससे ट्रिक लगा करके आप कभी भी गलती नहीं करिएगा, वाइगोस्की पर जाएगा। चिंतन प्रक्रिया वर्णन करते हुए लेई वाइगोस्की स्पष्ट रूप से डैश की महत्ता पर जोर देते हैं। चलिए बहुत बेटर है, संस्कृति पर। एसएलसी इन्हीं का है ना, सोशल लैंग्वेज कल्चर। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने बच्चों और वयस्कों में तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था? तो नैतिकता की बात कोलवर किए हैं। कथन अभिकथन पर आइए। एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन, अधिगम सामग्री और शैक्षणिक संसाधन प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक बोला। तर्क बोलता है कि एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम है, ये भी सही है। दोनों सही जा रहा है, उत्तर आपका ए पर। नेक्स्ट है कि बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है? आलोचना जो होता है उसका क्या आधार है? तो कभी भी आलोचना होता है पक्षपाती होता है, ठीक है। अगर किसी की आलोचना हो रहा है तो पक्षपाती आलोचना होता है, ठीक है। उत्तर आपका ए होगा। अब अगला बोला कि लेई वाइगोस्की के अनुसार भाषा क्या है? चिंतन को सुसाधित करता है। यही ना बोले हैं कि पहले भाषा आया तब विचार आया। विचार बोले तो क्या? चिंतन। तो भाषा किसको सुधारता है? विचार को या चिंतन को, वाइगोस्की के अनुसार ये। अगला प्रश्न है कि वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है? उत्तर होगा जेंडर रूढ़िवादिता।
सीमित कर दिए। अगला प्रश्न है, क्या बोले? समानता तो हो जाएगा तो सबको समान अधिकार हो गया, माने सबको, लड़का लड़की सब कोई क्या है, सब चीज से खेल सकता है। अगला, कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में डैश है। विविधता क्या करता है? संसाधन का काम करती है, आप सभी को पता है, हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में किस प्रकार मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है? सत्र के अंत में तो योगात्मक होता है, हाँ लिखा हुआ है के रूप में, हम लिखवाए थे ना, के रूप में रहेगा तो स्वयं के लिए। जो मूल्यांकन होता है योगात्मक होता है, योगात्मक का नेगेटिव शब्द है। हाँ, तो कैसे होगा इसका? आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या निम्नलिखित में मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है? तो कौन सा अधिगम का रूप बन जाएगा? तो स्व मूल्यांकन के रूप में कहेगा ना कभी भी तो स्वयं के लिए कहेगा तो बच्चों का रहेगा तो शिक्षक का। नेक्स्ट, किसी नए संप्रदाय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और उन्हें संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह सही है। तर्क बोला कि सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है। ये बात गलत है। कैसे बाधा करेगा? वो तो और उसको क्लियर होगा। तो आपका ये सही है और आर गलत है। उत्तर आपका गया सी पर। अगला बोला कि वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्नलिखित में से क्या बाधा बन जाती है? सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का समारोह, उन्हें सामाजिक समूहों से संबंधित प्रेरणा स्रोत की अभिस्वीकृति, विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रमित स्थापित करना। क्या बोला? सफल समावेशन के लिए तो विभिन्न प्रथाओं को भाई आप क्या करिए, प्रकाशित करिए, उसमें उसको शामिल भी करिए, सबको लेके चलना है ना। कभी भी सीटेट का ऑप्शन ऐसे मारे जिसमें सबको माने फायदा हो, विभिन्न वाला ऑप्शन हो। चलिए, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले, जो कठिनाई महसूस करता है उसका क्या होता है? सभी विद्यार्थी अपनी शैक्षणिक विशेषताओं को एक जैसे होते हैं। विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। विद्यार्थी हमेशा अति क्रियाशील होते हैं। विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौती में अलग अलग हो सकते हैं। ये सही है, अलग अलग होता है बच्चा। नेक्स्ट कहता है कि कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है। माने जो कम देख पा रहा है, जिसको कम दिखाई दे रहा है, कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद होना चाहिए ताकि वो देख पाए। ठीक है, उसको दिखाई दे पाए। बी में पृथक्करण गलत है और काफी दूर बैठा देना गलत हो जाएगा। डी में केवल है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगला है कि अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार। ये ऐसा विकार है जिसमें किसी भी बच्चा का ध्यान एक जगह नहीं रहता है। किसी को चींटी काट लेता है, किसी को मार देता है। तो बताइए, जो अति क्रियाशीलता विकार है, जो कोई भी चीज पर एक जगह उसका माइंड नहीं टिक रहा है, तो बदमाश लड़का तो होगा ही। तो क्या रहेगा वो? वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं। आवेगशीलता माने किसी को काट लेना, किसी को मार देना, जिसका ध्यान पढ़ाई पर नहीं है, एक इधर से उधर भटक रहा है, उसी को कहते हैं अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार या ADHD। जिसका ध्यान एक जगह नहीं रहता है, वो बच्चा हमेशा आवेग में रहता है, किसी को मार दे, किसी को कुछ कर देता है। उत्तर आपका ए। निम्नलिखित में कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने की एक प्रभावी रणनीति है? प्रतिभाशाली के लिए रणनीति, तो भाई जानकारी समझने के लिए अतिरिक्त समय दे दीजिएगा तो भाई वो बच्चा प्रतिभाशाली नहीं होगा। बहुत आसान सवाल, ये भी गलत हो गया। स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना, ये मजेदार होगा, सी पर। नेक्स्ट है कि गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए
21 का कहता है किसी तरह के बाह्य निर्देश और आंतरिक अभिप्रेरणा की जरूरत है। कह रहा है कि गैर जन्मजात अधिगम, माने जो जन्मजात नहीं होता है, कोई कोई अधिगम होता है जो जन्मजात ही हो जाता है, शुरू से ही जन्म लिया, उसको पता है बजाना उजाना, ना कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड है, जन्म लिया इसको बांसुरी बजाने आ रहा है। तो कह रहा है गैर जन्मजात बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए किसी भी तरह के बाह्य निर्देश और आंतरिक अभिप्रेरणा की जरूरत होती है। जब तक बाहरी रूप से आप नहीं सिखाइएगा सीखेगा। अब नहीं कहते, देखिए एक होता है जन्मजात, जन्म लिया उसको बांसुरी बजाने आ रहा है भाई, बिना किसी के सिखाए अच्छा से बजा ले रहा है। गैर जन्मजात जन्म लिया लेकिन उसको बांसुरी बजाना सिखाना है, तो आप क्या करिएगा, बाहरी रूप से निर्देश दीजिएगा कि बांसुरी बजाओ, ऐसे बजाओ, ऐसे पकड़ो, तो उसको कहते हैं बाह्य निर्देश। और अंदर से वो प्रेरित होगा तबे वो सीख पाएगा, प्रेरित नहीं होगा तो जैसे तैसे फूकते रहेगा। उत्तर आपका ए पड़ जाएगा। अगला बोला कि विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं। हाँ, इसमें तो सारा नेगेटिव भरा हुआ है, सी मारिए। 23 पर आइए। प्रबल रूप से डैश शिक्षा शास्त्र विद्यार्थी द्वारा ज्ञान के डैश में सहायक है। तो उत्तर यहाँ होगा बाल केंद्रित। तो बाल केंद्रित जब पढ़ाइएगा तो ज्ञान का क्या होगा, उसका सर्जन होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्यार्थियों के अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है, माने रुकावट पैदा करता है, कौन सा। तो विद्यार्थी के जीवन पर आधारित कार्य देना, ये तो ठीक है, विद्यार्थी की रुचि पर ठीक है, हमको नेगेटिव मानना है जो बाधा उत्पन्न करे। ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो, तो भाई जीवन में कभी नहीं सीख पाएगा, वो आसान करते रह जाएगा, वो ठीक ठाक है। नेगेटिव खोजना था, सी होगा। नेक्स्ट है कि अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए। हाँ, अधिगम कभी भी अर्थपूर्ण होना जरूरी है और संदर्भ वाला होना चाहिए, जो चीज पढ़ाई हो रहा है वही चीज। नेक्स्ट प्रश्न है कि हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेर बदल रहते हैं, फिर भी औसत रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण डैश होता है। समस्या समाधान करना है तो सबसे पहले पहचान करना होगा। डॉक्टर क्या करता है, बीमारी का पहले पहचान करता है तब ना उपचार करेगा। तो समस्या की पहचान सबसे फर्स्ट चरण है उसका, तभी जाके आप कुछ कर पाइएगा। नेक्स्ट है कि औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व ही बच्चे अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिनसे वे समागम करते हैं, एक संपूर्ण समझ विकसित कर लेते हैं। एक अध्यापिका को उनकी इस तरह की समझ को क्या कहेंगे, उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। उत्तर आपका क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि विद्यालयों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए। ये बात तो गलत बोल दिया भाई। तर्क बोला कि संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो भाई दोनों बोला, ये वाला गलत हो जाता था, ऑटोमेटिक गलत हो जाता। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऑप्शन में ना दे, ऑप्शन में देगा, उस समय में देगा, जब उस तरह का सेट करेगा तो वहां पे ऑप्शन लगा देगा। ऑप्शन देख करके ही मारिएगा, ये फिक्स नहीं है कि यही ऑप्शन रहेगा। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को डैश के लिए प्रेरित करना होता है, चिंतन के लिए ना, ताकि वो खुद से चिंतन करे, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। अधिगम को सुसाधित किस प्रकार किया जा सकता है, मतलब किस प्रकार से आप अधिगम को सुसाधित कर सकते हैं। हाँ, सुसाधित करना है तो चिंतन परिवर्तन के मौके प्रदान करके आप अधिगम को सुधार सकते हैं। सीडीपी हो गया। अब लगातार अब तुरंत आते हैं ईवीएस पर आते हैं।